दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटरल एंट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आजकल ये लेटरल एंट्री वाला मुद्दा काफ़ी उठ रहा है न्यूज़ में, मीडिया में और भी जगहों पर। और हर एक पार्टी वाले अपने अपने स्टाइल में अपने अपने जिससे उनको फ़ायदा पहुंच सके इस ढंग से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पे ये होता क्या है एक्चुअली। तो दोस्तों इस देश में किसी भी सरकारी पोस्ट पर जाने के लिए एक डिफाइंड प्रोसेस होता है। उस पोस्ट के लिए पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, वो उसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता है अलग अलग एजेंसीज़ का, यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी और हर एक बहुत तरह तरह के जो एग्ज़ामिंग एजेंसीज़ हैं वो उस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लेती हैं। और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उस मेरिट लिस्ट में जो जिस मेरिट पे आता है उस आधार पे उसका सिलेक्शन होता है। तो ये तो हुआ एक प्रोसेस जो आम लोगों के लिए होता है और हर भारतवासी जो भी सरकारी नौकरी या सरकारी पोस्ट पे जाना चाहता है वो इस प्रोसेस से, इस डिफाइंड प्रोसेस से होकर सबको गुजरना होता है। फिर एक होता है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री में क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में जो भी बाहर के दुनिया के एक्सपर्ट लोग हैं उनकी सेवा ली जाती है कि आप आइए, आप इस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं, आप आइए, आप 2 साल 3 साल जितना भी हो 2 साल 3 साल के लिए आप इस पोस्ट पे काम कीजिए और 2-3 साल बाद जितना का भी होता है उनका कॉन्ट्रैक्ट, आप इतने दिन काम कीजिए, उसके बाद आपकी सेवा समाप्त है। तो दोस्तों ये जो लेटरल एंट्री का काम है, जो ये है प्रोसेस है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। आप देखिए मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, मोंटेक सिंह आहलुवालिया वो भी लेटरल एंट्री के एग्जाम्पल हैं, रघुराम राजन वो भी लेटरल एंट्री के एग्जाम्पल हैं, इन्फोसिस के फाउंडर जो हैं नंदन नीलकेनी वो भी इसी लेटरल एंट्री के थ्रू भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो दोस्तों जिस किसी भी पार्टी की सरकार होती है वो इस लेटरल एंट्री के थ्रू अपने अपने जो लोग हैं जो किसी खास विषय पर एक्सपर्टीज़ रखते हैं उनको बुलाकर और उस पोस्ट पर बिठा देते हैं। ये कोई और कौन कितनी सेवाएं देता है ये तो बाद की बात है। अब जैसे मनमोहन सिंह को देख लीजिए, मनमोहन सिंह फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं और भारत के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मनमोहन सिंह हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अब उनका काम कितना अच्छा है कितना खराब है ये एक अलग विषय है। आज हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हम इस पर सिर्फ इतना कहेंगे कि हर एक पार्टी के लोग अपने अपने लोगों को खुश करने के लिए इन सब पोस्टों पे अपने अपने लोगों को बिठा देते हैं। और दोस्तों तो आज इस चीज़ की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दोस्तों मैं आज दो बातें काफ़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि इस देश में राजनीति पॉलिटिक्स करना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को आता है और किसी दल को पॉलिटिक्स करने आता ही नहीं है। वो सिर्फ इधर उधर कर सकते हैं लेकिन सही में पॉलिटिक्स करना कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं आता है। कांग्रेस ने इतने कांड कर रखे हैं, कारनामे कर रखे हैं, फिर भी उसे आशा है कि देश उसे एक बार फिर से मौका दे देगा। आप पंडित नेहरू से शुरू कीजिए, आज तक यही चल रहा है। पंडित नेहरू को जब एक साल किसी को भारत रत्न देने के बारे में सोचा तो उन्होंने अपने आसपास देखा तो उनको कोई अच्छा आदमी दिखा ही नहीं, काबिल आदमी दिखा ही नहीं। फिर उन्होंने देखा आईना तो उनको लगा अरे इससे अच्छा आदमी भारत रत्न के लिए कौन हो सकता है।
तो उन्होंने खुद को भारत रत्न दे दिया। सोचिए, इंदिरा गांधी के का जब सुप्रीम कोर्ट से जब उनका इलेक्शन इनवैलिड घोषित हुआ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपना पावर दिखाया और उसने देश में इमरजेंसी लगा दिया, सारे लोगों को जेल भेज दिया, मीडिया पे बैन, तरह तरह के बैन, और संविधान को बदल दिया। संविधान की आत्मा कहते हैं जिसको, प्रस्तावना, उसमें उन्होंने बदलाव कर दिया, सब लोगों को जेल में भेज के। 2 साल उनकी सरकार नहीं रही, 2.5 साल 3 साल उनकी सरकार नहीं रही, फिर वो भारी बहुमत से सरकार में आ गई। सोचिए पॉलिटिक्स का लेवल। कांग्रेस ने सिखों का नरसंहार किया, उसके बावजूद भी पंजाब में कांग्रेस कितने साल तक सत्ता में रही। कांग्रेस के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, फिर भी कांग्रेस मुस्लिमों के लिए अछूत पार्टी नहीं है। आज भी अगर कांग्रेस को एक सेफ सीट चाहिए तो वो किसी भी मुस्लिम सीट से, जहां पर मुस्लिम पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, वहां से कांग्रेस आराम से इलेक्शन जीत सकती है। आप राहुल गांधी का एग्जाम्पल देखिए, वायनाड से वो बहुत प्यार से जीत जाते हैं और अमेठी में उनका हालत खराब रहता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात, ये तो हुआ पहली बात कि देश में राजनीति सिर्फ कांग्रेस को करनी आती है। दूसरी बात, क्या सारे अच्छे काम करने का ठेका ये मोदी सरकार ने ले रखा है क्या? अब तक जो प्रोसेस चल रहा था उसी प्रोसेस से ये भी चल सकता था, लेकिन चूंकि ये अभी जो वर्तमान में सरकार चल रहा है वो सरकार बीजेपी के अकेले की नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। इसमें बीजेपी के अलावा भी बहुत सारे घटक दल हैं। अब इनमें से कुछ दल ऐसा है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी है, ये सारे लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। तो जब इस जो लेटरल एंट्री का जब नोटिफिकेशन आया तो इन दोनों ने अपने अपने तरह से विरोध दर्ज किया कि ये जो लेटरल एंट्री हो रहा है इसमें भी आरक्षण का व्यवस्था होना चाहिए, और उनका जो डिमांड है वो प्रधानमंत्री के नोटिस में गया और प्रधानमंत्री ने इस रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया, रोल बैक कर दिया कि अब ऐसा रिक्रूटमेंट नहीं होगा। और इसमें भी अब जो भी फिर से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा, तो जो भी नोटिफिकेशन अब आएगा नेक्स्ट टाइम, उसमें जो भी आरक्षण के तहत पॉलिसी है उसके थ्रू ही कैंडिडेट्स अब अप्लाई करेंगे और उनका सिलेक्शन होगा। मतलब कि अब लेटरल एंट्री में भी आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो जब इसमें आरक्षण की व्यवस्था करनी है तो ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? आपको कितने कैंडिडेट चाहिए? 45। तो आप यूपीएससी को बोल दो ना कि आप स्पेसिफिक लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को, अगर आपको फाइनेंस के बंदे चाहिए तो आईआईएम जाके, आईआईएम इतने सारे आईआईएम्स हैं, उसमें से फाइनेंस के एक्सपर्ट बंदे को आप उठा कर ले आओ, उसमें भी आप कर लो। इतने सारे मतलब कि ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब हर जगह हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ लोगों की भी कमेटी में अगर आप आरक्षण करने लगे तो फिर ये एक्सपर्टीज़ बन नहीं जाएगा। ये सिर्फ आप एक वोट बैंक पॉलिटिक्स को साधने के लिए आप वही काम कर रहे हैं जो इस देश में 70 साल 75 साल से होते आ रहा है। और किसी न किसी में ये हिम्मत दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी कि अब मतलब कभी ना कभी तो इस पे रोक लगनी पड़ेगी ना। हर एक चीज़ में आप आरक्षण को घुसाने की ज़रूरत क्या है, करने की ज़रूरत क्या है? आप या तो आप इस सिस्टम को ख़त्म कीजिए कि लेटरल एंट्री होगा ही नहीं, और होगा तो सही मायने में जो एक्सपर्ट हैं उनको आप लाएंगे, ना कि अपने लोगों को उस पोस्ट पे बिठा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।